हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, और हमने फिर एक डेरिवेशन सॉल्व किया था कार्य ऊर्जा समीकरण जिसे गतिज ऊर्जा का सिद्धांत भी कहते हैं, वो भी फाइंड आउट किया था। और उसके बाद हमने ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत भी पढ़ा था कि क्या होता है। हमने कंप्लीट डेरिवेशन सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे क्वेश्चन हैं एनर्जी के बेस पे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक बंदूक की गोली एक लकड़ी के तख्ते में घुसकर अपने वेग के 1/15 भाग को खो देती है। ऊर्जा के सिद्धांत से यह ज्ञात कीजिए कि गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी। क्या कह रहा है, एक बंदूक की गोली है जो लकड़ी के तख्ते में घुसकर अपने वेग के 1/15 भाग को खो देती है। अगर हम माने, ठीक है, कि बंदूक की गोली है, ठीक है, ये बंदूक की गोली, ये हमारा लकड़ी का तख्ता है, वो यहाँ से v वेग से घुस रही है, और अगर v वेग से घुस रही है और घुसकर जब वो बाहर निकलेगी तो इस बीच में वो अपने वेग का कितना भाग खो रही है, 1/15। यानी आप क्या करोगे, v माइनस वी अपॉन 15, यही करोगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 14/15 इंटू v। हमें ये ज्ञात करना है ऊर्जा के सिद्धांत से कि गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए कितने तख्तों की आवश्यकता होगी कि जब वो विराम स्थिति में होगी। और विराम स्थिति में वेग क्या होता है, 0 होता है। इस चीज का ध्यान रखना। यानी उसको आपने स्टार्टिंग से बंदूक से वो चली है, वो किसी गति वेग से चली होगी और उसका स्टार्टिंग का वेग तो v है, और विराम अवस्था में लेके आना है। विराम अवस्था में वेग क्या होता है, 0, यानी अंतिम वेग क्या रहेगा आपका, 0। अब देखिए यहाँ पे, माना ये आपके पास एक तख्ता है, थ्योरी से क्लियर करूंगी। माना तख्ते की चौड़ाई x है और प्रतिरोधी बल P है। ये हमारा लकड़ी का तख्ता है, इस तख्ते की चौड़ाई तो हमने मान ली कि x है, और इसका जो प्रतिरोधी बल है वो क्या है, P है। माना m द्रव्यमान की एक गोली v वेग से तख्ते से गुजरती है तथा वेग जब गोली तख्ते के बाहर गति जो बंदूक की गोली हमने डिफाइन कर लिया कि उसका द्रव्यमान कितना है, m द्रव्यमान है, और वो v वेग से इस तख्ते के अंदर घुस रही है, और जब वो इस तख्ते के अंदर घुसकर वो बाहर निकलती है तो वेग क्या होगा। तो देखिए आपके क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि वो अपने वेग से जो लकड़ी के तख्ते के अंदर घुसती है तो वो अपने वेग का कितना भाग खो देती है, 1/15 भाग खो देती है जैसे तख्ते के अंदर घुसेगी। तो यानी जब वो तख्ते के बाहर निकल जाएगी गोली तो वो अपने वेग का 1/15 भाग खो चुकी होगी, तो वेग क्या हो जाएगा, v माइनस वी अपॉन 15, ये डिफाइन होगा, यानी 14/15 इंटू v। तो ये तो हो गया प्रारंभिक वेग गोली का। और जैसे ही गोली ने तख्ते के अंदर घुसकर बाहर निकली वो अपने 1/15 भाग खो चुकी थी, तो ये हो गया उसका अंदर घुसकर बाहर निकलने का वेग। नाउ अब देखिए गतिज ऊर्जा के सिद्धांत से आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन यही होता है जहाँ v वेग होगा और ये बाहर निकल जाएगा, v नोटिस अंतिम वेग, तो 1/2 mv² माइनस 1/2 m, और ये v क्या हो गया यहाँ का वेग, 14/15 इंटू वी का होल स्क्वायर। ना आपका स्टार्ट कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है x नोट और y नोट। तो p तो क्या हो गया इसका प्रतिरोधी बल, और तख्ते की चौड़ाई क्या होगी, x होगी। तो ये तो हो गया आपका माइनस के px। वहां पर फाइव ऑफ एक्स वाई माइनस फाइव ऑफ एक्स नोट वाई नोट था। फाइव ऑफ एक्स वाई तो किसी समय टी पर जो पॉइंट था उस कंडीशन को शो कर रहा है, यहाँ कोई टाइम डिफाइन नहीं है। आगे बात समझ में, कोई टाइमिंग नहीं है तो कि टी पॉइंट समय पर गोली यहाँ स्थित होगी, क्लियर है। तो यहाँ जो उसका प्रतिरोधी बल निकाल छोड़ा है वो क्या होगा, पी इंटू एक्स होगा, क्लियर है। अब हमने मान लिया कि गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए हमें कितने तख्तों की आवश्यकता है, n तख्तों की। हमने मान लिया कि गोली अगर विराम अवस्था में आएगी तो उसे कितने तख्तों की जरूरत होगी, n तख्तों की। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ, विराम अवस्था में वेग क्या होता है, 0। यहाँ प्रारंभिक वेग तो क्या है, v है, और अंतिम वेग क्या होगा, 0। अंतिम वेग 0 क्यों है, क्योंकि आप गोली को विराम अवस्था में लेके आ रहे हो, तो विराम अवस्था में आने पर वेग क्या हो जाता है, 0। तो इसी नियम से ये क्या हो गया, इसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लेते हैं, अंतिम वेग 0 हो चुका है, यहाँ पर 14/15 था, यहाँ अंतिम वेग क्या हो गया है, 0 इज इक्वल टू माइनस पी एन एक्स, जहाँ एन तख्तों की संख्या। तो यहाँ से माइनस पी एक्स का मान क्या हो गया, 1/2 mv² अपॉन में एन। समीकरण 2 से पी एक्स का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, यही होगा। नाउ सोल्व कीजिए इसे, यहाँ से 1/2 mv² कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, 1 माइनस 196/225 इज इक्वल टू mv² अपॉन 2m। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, mv² से mv²। इसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो 1/n किसके बराबर हो गया, 29/225, यानी n इज इक्वल टू आपका क्या हो चुका है,
225/29। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यानी पॉइंट में आ रहा है, उसे क्लियरली क्या डिफाइन करेंगे 8। तो यानी गोली को विराम अवस्था में लाने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता है? 8 तत्वों की आवश्यकता होगी। क्लियर है ये बात? आपका सिंपल सा क्वेश्चन था जो उसी फॉर्मूले पे बेस्ड था। नाउ तो गोली को विराम अवस्था में लेने के लिए कितनी गोली तत्वों की आवश्यकता है? 8। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी अचर बल के अधीन चलने वाले m सहती के एक कण की औसत गतिज ऊर्जा किसी समय के अंतराल में ये होगी यदि u1 तथा u2 प्रारंभिक और अंतिम वेग हो। यह भी सिद्ध कीजिए कि यह उस समय के अंतराल के मध्य की गतिज ऊर्जा से अधिक और अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से कम है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सिद्ध करना है जो हमारा बल है अचर है, उस अचर बल के अधीन चलते हुए एक m द्रव्यमान का एक कण है और उस m द्रव्यमान कण की किसी समय अंतराल में औसत गतिज ऊर्जा ये होगी। क्लियर है? एक क्वेश्चन तो आपको ये कह रहा है कि अचर बल के अधीन चलते हुए m द्रव्यमान के कण की किसी भी समय अंतराल में औसत गतिज ऊर्जा ये होगी। क्लियर है? जहां u1 प्रारंभिक और u2 अंतिम। अब हमें साथ में ये भी प्रूफ करना होगा कि उस समय के अंतराल के मध्य की गतिज ऊर्जा से अधिक, उस समय ये तो औसत गतिज ऊर्जा है, इतना ध्यान रखना, और उसी समय अंतराल में आपकी गतिज ऊर्जा भी फाइंड करोगे इसे प्रूफ करने के बाद। ठीक है, ये औसत गतिज ऊर्जा है उस समय के अंतराल के मध्य की गतिज ऊर्जा से, यानी उसी समय अंतराल में आपको गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है और औसत गतिज ऊर्जा उसी समय अंतराल की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। ये औसत गतिज ऊर्जा है और यहाँ पर गतिज ऊर्जा की बात हो रही है। क्लियर है? और अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से कम है, सॉरी समय अंतराल के मध्य की। यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं समय के अंतराल के मध्य की बात कर रहा है, यानी जो आपका टाइम होगा वो हाफ होगा। क्लियर है? यहाँ पर हाफ होगा और उस कंडीशन में औसत गतिज ऊर्जा इस समय अंतराल के मध्य यानी हाफ टाइमिंग पर गतिज ऊर्जा से अधिक होगी। और साथ में प्रूफ करना है कि अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से कम है। अर्धमार्ग यानी जो डिस्टेंस होगी आपकी दूरी, उस दूरी को जब हाफ करोगे तो उस आधी दूरी की गतिज ऊर्जा कंडीशन में गतिज ऊर्जा से ये औसत गतिज ऊर्जा कम होगी। तो यानी हमारा क्वेश्चन है कि अचर बल से चलते हुए एक m द्रव्यमान के कण की किसी समय अंतराल में औसत गतिज ऊर्जा ये है, ये हमें प्रूफ करनी। फिर हमें प्रूफ करना है कि जब समय अंतराल मध्य में यानी हाफ है, उस कंडीशन की जो गतिज ऊर्जा होगी उससे औसत गतिज ऊर्जा अधिक होगी, और जब अर्धमार्ग यानी जब दूरी आधी होगी उस कंडीशन में जो गतिज ऊर्जा होगी उसके ये औसत गतिज ऊर्जा कम होगी। क्लियर है क्वेश्चन? नाउ अब देखिए इसका सॉल्यूशन। चूंकि बल क्या है? अचर है। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि बल कैसा है? अचर है। अगर बल अचर है तो यानी त्वरण भी क्या होगा? उसका अचर होगा। हमने मान लिया कि त्वरण क्या है? F है। नाउ हमने अब क्योंकि समय अंतराल की बात प्रूफ करना है तो हमने मान लिया कि इस कण का समय अंतराल क्या है? T है। u1 और u2 इनके प्रारंभिक और अंतिम वेग है। तब गति की समीकरण से आपने पढ़ी होगी v = u प्लस में at, जहां v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण और t समय अंतराल होता है। तो इसी नियम से ये क्या हो जाएगा? अंतिम वेग क्या है? u2 = u1 प्लस में ft। a की जगह f है, u की जगह u1 और v की जगह u2। क्लियर है? नाउ माना गति के दौरान किसी समय t पर कण का वेग v है, यानी जब कण गति कर रहा है तो समय t पर हम मान रहे हैं कि कण का वेग क्या हो गया? v हो चुका है। समय t पर बात करें तो समय t पर कण का अंतिम वेग क्या हो गया? v हो चुका है। इस बात का ध्यान रखना, समय t पर कण का वेग v है तो यानी वो अंतिम वेग है। तो इसी इक्वेशन फर्स्ट से u2 की जगह तो क्या हो गया? v, क्योंकि t समय पर कण का वेग v है जो अंतिम वेग को शो करेगा, = u1 प्रारंभिक वेग u1 ही होगा कण का, क्योंकि वो u1 से ही चलेगा। जब कण गति करना स्टार्ट कर रहा है तो उसका स्टार्टिंग का वेग क्या है? u1 है। f त्वरण सेम है। यहाँ समय अंतराल t था लेकिन यहाँ समय क्या है? t है। क्लियर है ये चीज? नाउ गतिज ऊर्जा क्या होती है? 1/2 mv²। क्लियर है ये चीज? नाउ अब देखिए समय अंतराल, अगर समय अंतराल t है तो औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी? नाउ अब समय अंतराल t है तो औसत गतिज ऊर्जा, एक चीज का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि गतिज ऊर्जा की औसत गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? ये E के, जहाँ के नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, एवरेज यानी औसत गतिज ऊर्जा।
क्लियर है। किसी भी समय अंतराल में जब आप औसत गतिज ऊर्जा फाइंड करते हो तो वो होती है 1/t 0 to t e के dt। क्लियर है। जहाँ ई गतिज ऊर्जा है तो ये तो होगी, यहाँ एवरेज लिखा है मैंने यानी औसत गतिज ऊर्जा की, तो समय अंतराल टी में जब औसत गतिज ऊर्जा फाइंड करते हो ये फॉर्मूला फिक्स है, तो ई के गतिज ऊर्जा जो कि औसत गतिज ऊर्जा को शो करेगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to t ई के, ये ई के क्या है आपकी गतिज ऊर्जा है इनटू dt। क्लियर है। तो यही फॉर्मूला लगाओ। हमने मान लिया कि E1 क्या है हमारी औसत गतिज ऊर्जा, तो E1 इज इक्वल टू 1/2 0 to t और गतिज ऊर्जा क्या है 1/2 mv² dt। क्लियर है। नाउ समीकरण 2 से आप uv का मान इस समीकरण में पुट करने पर जो कि क्या है u1 प्लस में ft, तो समीकरण 2 से v का मान रखिए यहाँ पर, m और 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गए u1 प्लस ft का होल स्क्वायर। नाउ इसका होल स्क्वायर खोलिए तो u1 स्क्वायर प्लस 2u1 ft प्लस f स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू डी टी। टी के सापेक्ष इसका समाकलन कीजिए तो इसका तो क्या हो गया t u1 स्क्वायर टी, इस t का क्या होगा टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये आपका क्या बचा u1 f टी स्क्वायर, और इस टी स्क्वायर का क्या होगा टी क्यूब अपॉन 3 यानी f स्क्वायर टी क्यूब अपॉन 3। लिमिट 0 to t, लिमिट पुट कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करोगे तो इस टी की जगह तो क्या आ गया कैपिटल टी, और लोअर लिमिट में सारी टर्म क्या हो गई 0। क्लियर है ये चीज। ना टी कॉमन ले लीजिए, टी से टी कैंसिल आउट, तो E1 क्या हो गया आपका m/2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस u1 ft प्लस 1/3 f स्क्वायर टी स्क्वायर। ना अब समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 क्या थी u2 इज इक्वल टू u1 प्लस में ft, यहाँ से अगर मैं ft का मान निकालू तो वो क्या होगा u2 माइनस u1, तो समीकरण 1 से ft का मान रखने पर पुट कीजिए यहाँ पे m/2 इंटू u1 स्क्वायर प्लस u1 ft का मान क्या है आपका u2 माइनस u1, पुट कर दिया 1/3 f स्क्वायर टी स्क्वायर है, तो यानी इसका मान क्या हो जाएगा u2 माइनस u1 का होल स्क्वायर, इसे मल्टीप्लाई कीजिए और इसका होल स्क्वायर खोलिए तो u1 स्क्वायर प्लस u1 u2 माइनस u1 स्क्वायर प्लस 1/3 u2 स्क्वायर प्लस u1 स्क्वायर माइनस 2u1 u2, u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल आउट हो चुका है। नाउ जब इसको आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो ये क्या होगा आपका E1 इज इक्वल टू m/6 इंटू u1 स्क्वायर प्लस u1 u2 प्लस u2 स्क्वायर, जहाँ E1 क्या थी मेरी औसत गतिज ऊर्जा थी, और आपको यही प्रूफ करना था कि किसी भी समय अंतराल में जो औसत गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी m/6 इंटू u1 स्क्वायर प्लस u1 u2 प्लस में u2 स्क्वायर, जो आपकी समीकरण 3 है। हो गया ये प्रूफ। क्लियर है ये चीज। नाउ अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, हाफ क्वेश्चन ऊपर थे, यह भी सिद्ध कीजिए कि उस समय के अंतराल के मध्य की गतिज ऊर्जा से अधिक। अब हमें ये प्रूफ करना है कि उसी समय अंतराल तो वही टी रहेगा लेकिन उसके मध्य की, यानी अब टाइम क्या हो गया, आपके बीच की बात करें टाइम क्या हो गया हाफ हो गया, यानी t/2, यानी समय अंतराल t/2 की जो गतिज ऊर्जा होगी उससे ये औसत गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्लियर है। नाउ देखिए तो हमने माना समय अंतराल t के मध्य पर यानी समय t/2 पर कण का वेग क्या है कैपिटल v है। आगे बस हमें क्योंकि हमें गतिज ऊर्जा फाइंड करनी है समय के हाफ पे, तो हमने मान लिया कि जो हमारा समय t था उसके मध्य पर यानी t/2 पर जो कण का वेग है वो क्या है कैपिटल v है। तो गति के नियम से यही वाला नियम यूज में लेंगे। यहाँ तो ये स्मॉल v था, ठीक है, अब इसकी जगह क्या होगा कैपिटल V, तो कैपिटल V इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग तो वही रहेगा क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका टाइम हो t/2, अंतिम वेग तो v हो गया है और प्रारंभिक वेग तो आपका क्या रहेगा u1 ही रहेगा, क्योंकि कण जब गति करना स्टार्ट करेगा तो उस कंडीशन में कण का वेग क्या है u1 है, प्लस में f और समय अंतराल क्या हो गया है t/2। क्लियर है ये चीज। नाउ तो यानी 1/2 इसमें से एलसीएम ले लीजिए, ये क्या मेरा 2u1 प्लस में ft। वापस से समीकरण 1 से ft का मान क्या है मेरा ft इज इक्वल टू u2 माइनस u1, यहाँ पुट कर दीजिए ft की जगह u2 माइनस u1, जैसे ही पुट करोगे 2u1 माइनस u1 क्या बचेगा सिर्फ आपका u1, ये हो चुका है आपका 1/2 इंटू 2u1 प्लस u2 माइनस u1, यानी v हो चुका है 1/2 u1 प्लस में u2। क्लियर है ये चीज। नाउ अब है t/2 पर गतिज ऊर्जा, क्योंकि समय अंतराल हाफ हो चुका है और उस हाफ समय अंतराल पर गतिज ऊर्जा हमने मान ली क्या है E2 है, वो क्या हो जाएगी 1/2 mv², ये v कैपिटल है
कैपिटल V का मान यहाँ से आप पुट कर दीजिए, जो क्या है 1/2 U1 प्लस U2 का पूरे का होल स्क्वायर। इसका जब होल स्क्वायर खोलोगे 4 × 2 यानी E2 क्या हो गई है 1/8 × m U1 प्लस U2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज। नाउ अब देखिए यहाँ पर आपने फाइंड कर लिया था E1, आपने फाइंड किया था जो आपकी ये समीकरण थी, ठीक है। इस समीकरण 3 में से इस समीकरण 4 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो क्या होगा E1 माइनस E2 इज इक्वल टू m/6 × U1 स्क्वायर प्लस U1 U2 प्लस U2 स्क्वायर माइनस m/8 × U1 प्लस U2 का होल स्क्वायर। एलसीएम तो 24 आ रहा है, बाहर ले लिया, m भी कॉमन ले लिया, अंदर हो गया 4 U1 स्क्वायर प्लस U1 U2 प्लस U2 स्क्वायर, ये कितना होगा -3 होल स्क्वायर खोल दीजिए U1 स्क्वायर प्लस 2 U1 U2 प्लस U2 स्क्वायर। इसे सोल्व आउट करोगे तो आपको क्या मिलेगा m/24 × U1 स्क्वायर माइनस 2 U1 U2 प्लस U2 स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। m देखो 1/24 है, कांस्टेंट वैल्यूज है, पॉजिटिव है, m द्रव्यमान है, ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। U1 माइनस U2 जो आपके प्रारंभिक और अंतिम वेग है, कुछ भी वैल्यूज हो इनकी होल स्क्वायर है, इसलिए ये वैल्यूज भी क्या रहेगी पॉजिटिव। यानी ये जो आपकी कंप्लीट वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव है, और कंप्लीट वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव है तो यानी ये E1 माइनस E2 आपका क्या हो गया ग्रेटर देन 0, तो यानी E1 क्या हो गया ग्रेटर देन E2। E1 क्या थी समय अंतराल t पर औसत गतिज ऊर्जा, E2 क्या थी मध्य अंतराल यानी t/2 पर गतिज ऊर्जा, और वो क्या हमें प्रूफ करना था कि औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है उस गतिज ऊर्जा से अधिक। हो गया ये प्रूफ। ना अब नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहा था, और अर्धमार्ग की गतिज ऊर्जा से कम है। अर्धमार्ग यानी अगर आप कोई दूरी मानते हो, अगर दूरी आपने x मानी है तो उसकी अर्धमार्ग यानी आधी दूरी क्या हो जाएगी x/2, तो उसकी गतिज जब दूरी हाफ है तो उस कंडीशन में औसत गतिज ऊर्जा हाफ दूरी की गतिज ऊर्जा से कम होती है। ना तब देखिए माना समय t में कण द्वारा तय की गई दूरी x है। हमने मान लिया कि जो हमारा समय अंतराल t है उसमें कण के द्वारा जो दूरी तय की गई है वो क्या है x है। ना तो गति के तीसरे नियम से, तीसरा नियम क्या कहता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2fs, जहां v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, f त्वरण होता है और s दूरी को शो करता है। पुट कर दीजिए हमारा अंतिम वेग क्या है u2, प्रारंभिक वेग u1 और दूरी x। क्लियर है। अब वो हमारा क्या कह रहा है, माना अर्धमार्ग अर्थात दूरी x/2 पर कण का वेग क्या है v डैश। हमने मान लिया कि जब दूरी हमारी हाफ है यानी x/2 है उस कंडीशन में कण का वेग क्या है v डैश है, क्योंकि आपको गतिज ऊर्जा तो सब में फाइंड करनी है, तो वेग तो एक डिफाइन नहीं कर सकते हो आप। आगे बात समझ में। तो यहाँ समीकरण 5 से देखो क्या होगा, अंतिम वेग अब क्या हो चुका है आपका v डैश हो चुका है क्योंकि इस समय पे डिफाइन, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस 2f, और x क्या हो गया x/2। 2 से क्या हो गया, सॉरी 2 कैंसिल आउट नहीं किया मैंने, 2 एलसीएम ले रही हूँ, तो ये क्या हो गया 2v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2U1 स्क्वायर प्लस में 2fx। समीकरण 5 से 2fx का मान रखो क्या होगा U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर, ये मान हो चुका है, तो यानी 2v डैश स्क्वायर क्या हो चुका आपका U1 स्क्वायर प्लस में U2 स्क्वायर, यानी v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। हमने मान लिया कि जब दूरी हमारी हाफ थी x, तो उस कंडीशन पे गतिज ऊर्जा क्या है E3 है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी E3 इज इक्वल टू 1/2 m v डैश स्क्वायर, क्योंकि अब आपका वेग क्या है v डैश है, v डैश स्क्वायर का मान यहाँ से पुट कर दीजिए, ये आपका मान हो चुका है। क्लियर है। ये हो गया m/4 × U1 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर। अब समीकरण 3 जो आपने E1 के लिए सोल्व की थी, तो उस समीकरण 3 में जो आपने प्रूफ की थी ये रही, समीकरण 3 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपकी समीकरण 3 है और ये आपकी समीकरण 7 है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपकी ये वैल्यूज होगी। नाउ एलसीएम आपका 12 आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है कॉमन आउट ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेके इसे सोल्व कीजिए, जैसे आप इसको सोल्व करोगे कंप्लीटली तो ये आपको वैल्यूज मिलेगी जो क्या हो चुकी है -m/12 × U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। यही है। देखिए ये वैल्यूज तो पॉजिटिव है लेकिन यहाँ साइन कैसा है नेगेटिव, तो यानी E1 माइनस ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो चुकी है लेस देन 0, यानी E1 माइनस E3 लेस देन 0, तो यानी E1 लेस देन E3, जहाँ E1 क्या है समय अंतराल t पर औसत गतिज ऊर्जा, E3 समय अंतराल तो t है लेकिन दूरी कितनी है x/2 है, उस कंडीशन पे गतिज ऊर्जा, और हमें प्रूफ करना था कि औसत गतिज ऊर्जा क्या होती है उसमें कम होती है। ये हो गया प्रूफ, ये हमें प्रूफ करने था। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखिए,
एक मकड़ी कमरे की छत से एक ऐसे धागे से लटकती है जिसका प्रत्यास्थ मापांक उसके भार के बराबर है। सिद्ध कीजिए वह उस कार्य का 3/4 भाग करके छत तक चढ़ जाएगी जो उसे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। देखो क्या कह रहे हैं, एक मकड़ी कमरे की छत से एक धागे पर लटकी हुई मकड़ी है, तो कमरे की छत से धागा लटक रहा है, उस पर लटकी हुई है, जिसका प्रत्यास्थ मापांक क्या है, उसके भार के बराबर। प्रत्यास्थ मापांक जिसे लैम्बडा डिफाइन करते हैं, वो लैम्बडा किसके बराबर दिया हुआ है, भार के। तो अब इस मकड़ी का भार हम मान ले क्या है, mg, तो लैम्बडा किसके बराबर हो गया, mg के। हमें प्रूफ करना है कि वह उस कार्य का 3/4 भाग करके छत तक चढ़ जाएगी, यानी वो अपने कार्य का कितना भाग कर रही है, 3/4, और इतना कार्य करके वो वापस से क्या हो जाएगी, छत पर चढ़ जाएगी, जो उसे धागे के अप्रत्यास्थ होने पर करना पड़ता है। जब धागा कैसा होगा, अप्रत्यास्थ होगा। देखो प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ क्या होती है डोरी, प्रत्यास्थ डोरी होती है जिसकी लंबाई क्या हो, फिक्स नहीं हो। आगे बात समझ में, प्रत्यास्थ में क्या होती है, लंबाई फिक्स नहीं होती है, और फिर अप्रत्यास्थ में क्या हो जाएगी, लंबाई फिक्स होगी। तो दोनों में इतना ही डिफरेंस है, प्रत्यास्थ डोरी में लंबाई फिक्स नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसे जैसे हम डोरी को खींचते जाते हैं लंबाई बढ़ती जाती है, ये हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्थ डोरी में लंबाई फिक्स नहीं होती है, क्योंकि डोरी को हम खींचते हैं, हमने पढ़ी भी है काफी डेरिवेशन कि डोरी को हम खींचते हैं तो फिर लंबाई बढ़ती है, फिर उसे किसी बिंदु तक खींचा फिर लंबाई बढ़ती है। तो प्रत्यास्थ डोरी में तो लंबाई फिक्स नहीं होती है, लेकिन अप्रत्यास्थ डोरी में लंबाई फिक्स होती है। क्लियर है। देखिए ये मेरी चीज धागा है जिस पर मकड़ी है, ये पॉइंट O है, ये लास्ट पॉइंट B है, ये किसी समय T पर क्या है, बिंदु A है, ये तनाव T है जब मैंने धागे को O से A तक खींचा। इसके बीच की दूरी L है जो कि क्या है, मेरी वास्तविक लंबाई है, ये बिंदु B है, और इसका भार कितना है, mg है। क्लियर है। और O से B तक की मैंने कंप्लीटली लेंथ डिफाइन कर ली है L'। अब देखिए, माना धागे की वास्तविक लंबाई OA = L है। मैंने मान लिया कि ये मेरा धागा जिस O से A तक जिसकी वास्तविक लंबाई क्या है, L है, और आपको क्वेश्चन में दे दिया कि प्रत्यास्थ मापांक किसके बराबर है, भार यानी लैम्बडा = mg, जिसका स्थिर बिंदु O तथा अंतिम बिंदु A है। इस धागे में स्थिर बिंदु तो कौन सा है, O है, और अंतिम बिंदु A है। क्लियर। एक m द्रव्यमान की मकड़ी धागे से लटकी हुई है, जिसके कारण धागे की विस्तृत लंबाई OB = L' है। m द्रव्यमान की मकड़ी क्या इस धागे से लटकी हुई, जिसके कारण इसकी जो लंबाई में विस्तार हुआ है O से लेके B तक, वो क्या है, L' है। अब देखिए ये लंबाई L है, कंप्लीटली L' है, तो AB ये लंबाई आपको कितनी मिलेगी, L' - L, यानी जो लंबाई में विस्तार हुआ है, वृद्धि हुई है, वो कितनी हुई है, L' - L की वृद्धि हुई है। इस चीज का ध्यान रखना, ये कंप्लीटली है, ये तो वास्तविक लंबाई ऑलरेडी है, सिर्फ हमें ये लंबाई होती है जो विस्तृत होती है, और कंप्लीटली L' है, ये L है, तो ये क्या हो जाएगी, L' - L। तो यानी धागे की विस्तृत लंबाई AB जो क्या है, L' - L। आपको दिया हुआ धागे का प्रत्यास्थ मापांक क्या है, भार के बराबर है, यानी लैम्बडा = mg। अब संतुलन की अवस्था में, स्थैतिक साम्य अवस्था में हमने पहले भी पढ़े, मकड़ी का भार किसके बराबर होगा, धागे में तनाव के। तो मकड़ी का भार mg है और धागे में तनाव T है। हुक के नियम से तनाव T बराबर क्या हो जाएगा, लैम्बडा इंटू लंबाई में वृद्धि अपॉन में वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में कितनी वृद्धि हुई है, L' - L। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं आप L' कर दो लंबाई, क्योंकि ये तो वास्तविक लंबाई है ऑलरेडी, फिर हमने धागे को जब और खींचा तो ये लंबाई वृद्धि हुई है, तो लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, L' - L, और वास्तविक लंबाई है L। चूंकि लैम्बडा किसके बराबर है, mg के, पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो mg = mg इंटू L' - L अपॉन L। mg से mg कैंसिल आउट, यानी L = L' - L। तो यहाँ से L' किसके बराबर हो चुका है, आपका 2L के बराबर हो चुका है। क्लियर है ये चीज ना। अब हमारे पास दो केस बनते हैं, क्या है दोनों केस में, देखिए फर्स्ट केस कि जब मेरा धागा कैसा है, प्रत्यास्थ है, अप्रत्यास्थ है, सॉरी, अगर धागा अप्रत्यास्थ है तो यानी उसकी लंबाई तो क्या है, फिक्स है। क्लियर है। तब मकड़ी के द्वारा छत तक चढ़ने में किया गया कार्य, ठीक है, मकड़ी के द्वारा छत तक, यानी इस ध्यान नहीं है, इस मकड़ी के इस OB के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो धागा जब अप्रत्यास्थ है तो मकड़ी के द्वारा छत पर चढ़ने किया गया कार्य, और हमने पढ़ा था वो क्या होता है, mg इंटू h है। mg क्या होता है, भार होता है, और h क्या होती है, उसकी ऊंचाई होती है। क्लियर है ये चीज, आगे आपको समझ में नाउ। तो ऊंचाई कितनी होगी,
भार mg एज इट इज है, h ऊंचाई कितनी है OB, यानी OB हमारे पास कितना है, यहाँ देखिए OB कितना था L डैश, और अभी हमने प्रूफ किया है कि L डैश किसके बराबर है 2L के, तो ये क्या होगा mg इंटू 2L यानी 2mgL। तो यानी जब धागा अप्रत्यास्थ है तो मकड़ी के द्वारा छत तक चढ़ने में किया गया कार्य क्या है 2mgL। होप सो ये आपको समझ में आ गया। ये सुबह ही फॉर्मूला मैंने स्थितिज ऊर्जा में पढ़ाया था आपको, वास्तविक स्थिति से मानक स्थिति में लाने के लिए किए गए ना। अब दूसरी केस बनता है कि धागा कैसा है प्रत्यास्थ है, और अगर धागा प्रत्यास्थ है तो धागे को विस्तार यानी खींचने में किया गया कार्य किसके बराबर होता है, औसत तनाव इंटू धागे की लंबाई में विस्तार के बराबर होता है ना। अब यहाँ पर देखिए जो आप पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि प्रारंभिक तनाव होता है वो क्या होता है 0 होता है, क्लियर है। और जो प्रारंभिक तनाव तो 0 है, और दूसरा तनाव T1 प्लस T2 अपॉन 2, T1 तो क्या हो गया 0, T2 क्या है लैम्बडा इंटू एल डैश माइनस एल अपॉन एल अपॉन में 2, और लंबाई में कितना विस्तार होता है, यही पढ़ते हो x2 माइनस x1, यानी कितना विस्तार हुआ है AB का विस्तार हुआ है नाउ। तो यानी लैम्बडा अपॉन 2L इंटू एल डैश माइनस एल, और AB क्या है एल डैश माइनस एल, ये हो गया लैम्बडा अपॉन 2L इंटू एल डैश माइनस एल का होल स्क्वायर। लैम्बडा की वैल्यू क्या है mg, क्योंकि इसी के भार के बराबर अपॉन 2L, और इस समीकरण 1 से देखिए एल डैश माइनस एल किसके बराबर है L के, पुट कर दीजिए एल स्क्वायर, एक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, ये आपके पास क्या बचेगा mgl अपॉन 2। तो जब धागा अप्रत्यास्थ है उस कंडीशन में किया गया कार्य, और धागा प्रत्यास्थ है उस कंडीशन में किया गया कार्य, हमें प्रूफ करना है कि प्रत्यास्थ धागे मकड़ी द्वारा किया गया वास्तविक कार्य, कुल कार्य कितना होगा कि बराबर होगा अप्रत्यास्थ धागे में किया गया कार्य माइनस प्रत्यास्थ धागे को खींचने में यानी संकुचन और खींचने धागे के खींचने में किया गया कार्य। अप्रत्यास्थ तो कितना है 2mgl माइनस, और प्रत्यास्थ खींचने में 1/2 mgl, मान पुट कर दीजिए, ये इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 3/2 mgl, क्लियर है। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से ही डिवाइड कीजिए, ठीक है, 2 से जो डिवाइड किया इसके साथ तो क्या होगा 3/4, और ये क्या होगा 2 mgl। यहाँ देखिए 2 mgl क्या है जब धागा अप्रत्यास्थ है तो मकड़ी के द्वारा छत पे चढ़ने में किया गया कार्य, यही है। और देखिए हमें प्रूफ करना था कि उस कार्य का 3/4 भाग करके छत पे चढ़ जाएगी जो उस धागे के अप्रत्यास्थ होने पे करना पड़ता है। तो 3/4 इंटू अप्रत्यास्थ धागे में मकड़ी द्वारा किया गया कार्य, यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर है। बाकी आपके क्वेश्चंस हैं सेम है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में किसी में भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, ठीक है।